कोल्हापुर नाम के गांव में संध्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। संध्या बचपन से ही अपने सर को हमेशा एक कपड़े से ढक कर रखती थी, जिस वजह से आज तक उसके सर को कोई भी देख नहीं पाया था। उसकी अब शादी की उम्र हो चली थी, इसलिए उसके पिताजी जल्दी से जल्दी उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके गरीब होने के कारण कोई भी संध्या से शादी करने को तैयार नहीं था। हर कोई शादी करने के लिए महंगे दहेज की मांग करता था, जो देने के पैसे संध्या के पिता के पास नहीं थे। संध्या के लिए इतने रिश्ते देख लिए, लेकिन हर कोई सिर्फ दहेज की मांग करता है। काश मुझे मेरी बेटी के लिए कोई ऐसा रिश्ता मिल जाता जो दहेज ना देखकर मेरी बेटी के गुणों को देखता। राजू जब अपने दोस्त महेश से ये सब बातें कह रहा था तो उसका एक रिश्तेदार भी वहीं पर बैठा हुआ था। वो एक जवान लड़का था जो महेश की बहन का बेटा मनोज था। उसने संध्या को कई बार देखा था। उसे संध्या का व्यवहार बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए उसने रामू से कहा, काका जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ कहो बेटा, भला मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानने लगा? देखिए, आपकी बातों से ये तो मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया कि आप अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। मैं संध्या को बचपन से जानता हूँ, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। मेरी भी अब शादी की उम्र हो चली है, तो क्यों ना आप मेरे साथ संध्या की शादी करवा दें। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास अच्छी नौकरी है, इसीलिए मुझे दहेज भी नहीं चाहिए। मेरे परिवार को संभालने वाली बस एक सुंदर सुशील लड़की चाहिए, जो संध्या है। मनोज की बात सुनकर रामू भी बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद संध्या को देखने के लिए मनोज के घर वाले उसके घर आते हैं, तो संध्या उनके सामने अपने सर पर पल्लू रख कर आती है। कितनी संस्कारी लड़की है, अभी तक रिश्ते की बात भी पक्की नहीं हुई और उससे पहले ही ये हमारे सामने अपने सर पर पल्लू रख कर आई है। वैसे मैंने आज तक मनोज के मुंह से किसी की इतनी तारीफ नहीं सुनी जितनी तारीफ उसने आपकी बेटी की है। कह रहा था, मैं जब भी मामा जी के घर जाता हूँ तो संध्या हमेशा अपने माता पिता के हर काम में मदद करती है। अगर मामी जी भी उसे किसी काम के लिए कह दे तो वो कभी किसी काम को करने से टालती नहीं है। जी बहन जी, मेरी संध्या तो बचपन से ऐसी ही है। वो कभी भी किसी काम को करने से जी नहीं चुराती, और तो और घर का हर काम उसे बहुत अच्छी तरीके से आता है। आपके घर को मेरी बेटी बहुत अच्छे से संवार कर रखेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरी होने वाले बहू के बाल बहुत लंबे और सुंदर हो। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम लोग एक बार संध्या के बाल खुलवा कर देख सकते हैं? हे भगवान, अगर इन लोगों ने मेरे बाल खुलवा कर देख लिए तो कहीं ये मुझसे शादी करने से मना ना कर दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी। संध्या, तुम अपने सर से ये पल्लू हटा लो बेटा। संध्या जैसे ही अपने सर से अपना पल्लू हटाती है तो पल्लू के अंदर से उसकी 5 बड़ी बड़ी चोटियां बाहर निकलती है। उसकी 5 चोटियों को देखकर मनोज और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे बाल लंबे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने अपने इतने लंबे बालों की ये 5 चोटियां क्यों बनाई हुई हैं? अगर तुम्हें चोटी बनानी ही थी तो एक ही चोटी बना लेती, या ज्यादा से ज्यादा 2 चोटी बना लेती, लेकिन इतनी सारी चोटियां क्यों? दरअसल बहन जी, जब संध्या छोटी थी तो उसके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे थे। एक समय ऐसा आ गया था कि उसके सर के सारे बाल खत्म हो गए थे। तब एक बहुत प्रख्यात वैद्य जी ने संध्या को लगाने के लिए एक जड़ी बूटियों वाला तेल दिया। उन्होंने कहा कि इस तेल से संध्या के सारे बाल वापस तो आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद उसे हमेशा अपने सर पर 5 चोटियां बनाकर रखना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके सारे बाल फिर से झड़ जाएंगे। क्या ये कैसी फालतू सी बात है? भला ऐसा थोड़ी ना होता है। इन 5 चोटियों से संध्या के बाल झड़ने का क्या संबंध? उन वैद्य जी ने आपको डराने के लिए ऐसा कह दिया होगा, या फिर हो सकता है कि उसने आपके साथ कोई मजाक किया होगा। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। एक बार मैंने भी ये सोचकर कि वैद्य जी ने मुझसे मजाक किया होगा, एक चोटी बनानी शुरू कर दी थी, तो मेरे बाल फिर से झड़ने शुरू हो गए थे। तब से मैं फिर से उनके पास गई तो उन्होंने बड़ी ही दुर्लभ जड़ी बूटियों से मुझे ठीक कर दिया था। तब से तो मैंने खुद से वादा ही कर लिया था कि मैं आज के बाद कभी भी अपनी 5 चोटियां बनाना बंद नहीं करूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं बिल्कुल ही गंजी हो जाऊंगी। इस तरह की बातें तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुनी है। देखो मनोज बेटा, मैं मानती हूँ कि संध्या बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं इसके साथ तुम्हारी शादी नहीं करवा सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली बहू उम्र भर ये 5 चोटियां बनाकर घूमती रहे।
आप बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ। मैं भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करता। मुझे तो आए दिन अपने काम के सिलसिले में बड़ी बड़ी पार्टी में जाना पड़ता है, और शादी के बाद तो जाहिर सी बात है मैं अपनी पत्नी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन अगर मेरी पत्नी पार्टी में इस तरह 5 चोटियां बनाकर जाएगी तो सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे माफ कर देना संध्या, लेकिन मैं तुमसे इस तरह से शादी नहीं कर सकता। संध्या की 5 चोटियां देखकर वो लोग रिश्ता मंजूर नहीं करते, जिस वजह से संध्या बहुत दुखी हो जाती है। उनके जाने के बाद वो उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया माँ? इस दुनिया में मैं ऐसी पहली इंसान हूँ जिसके साथ ये इतनी अजीब चीज हो रही है। अगर 5 चोटी ना बनाऊं तो बाल झड़ने लगते हैं, और अगर ये 5 चोटी बनाकर किसी के सामने जाऊं तो सब मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। इन 5 चोटियों की वजह से कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इससे तो अच्छा होता कि मैं गंजी ही हो जाती। अरे शुभ शुभ बोल बेटा, ये तू कैसी बातें कर रही है? क्या हुआ अगर इन लोगों ने रिश्ते के लिए हाँ नहीं की तो? तू इस तरह अपना मन छोटा मत कर। देखना, तेरी शादी एक दिन बहुत अच्छे लड़के से होगी। सब लोग तुझे देखते ही रह जाएंगे। रहने दो माँ, पहले तो मुझे लगता था कि लड़के वाले दहेज की वजह से रिश्ते के लिए मना कर देते हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरा रिश्ता न होने का असली कारण तो मेरी ये 5 चोटियां हैं। स्कूल के बच्चों ने भी जब एक बार मेरी 5 चोटियों को देख लिया था तो हर समय मुझे एंटीना एंटीना कहकर चिढ़ाते रहते थे। अब तुम कुछ समय तक मुझे शादी के लिए कुछ भी मत कहना। मैं चाहती हूँ कि मैं अब अपने बलबूते पर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। आप लोगों ने मुझे इतना तो पढ़ाया लिखाया है कि मैं एक अच्छी सी नौकरी कर सकूं। पिताजी ने भले ही हमेशा मुझे नौकरी करने से रोका हो, लेकिन अब मैं और नहीं रुकूंगी। क्या पता कि मैं नौकरी करके कामयाब हो जाऊं तो मेरी किसी अच्छे लड़के से शादी हो जाए। ठीक है बेटा, अगर तू यही चाहती है तो मैं तेरे पिताजी से बात करूंगी। संध्या और शांति रामू को नौकरी के लिए बहुत समझाते हैं, तो आखिर में रामू भी उनकी बात मान लेता है। कुछ दिन बाद संध्या एक इंटरव्यू के लिए एक कंपनी में जाती है। बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप इस तरह ऑफिस में सर पर ये कपड़ा बांध कर नहीं आ सकते। यह देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, और ना ही ये किसी आम दुपट्टे की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने इसके अंदर कुछ छिपा रखा है। देखिए, अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आपको इसे अपने सर से हटाना होगा। मैनेजर की बात सुनकर संध्या जैसे ही दुपट्टे को अपने सर से हटाती है तो मैनेजर भी उसकी 5 चोटियां देखकर हैरान रह जाता है। ये क्या? यहाँ पर आने से पहले क्या आप किसी सर्कस में इंटरव्यू के लिए गई थी? इस तरह ऑफिस में 5-5 चोटियां बनाकर कौन आता है? देखिए, अगर आपको एक नौकरी चाहिए तो आपको एक प्रोफेशनल लुक रखना होगा। इस तरह ये जोकर वाले लुक में आप ऑफिस नहीं आ सकती। मैनेजर की बात सुनकर भी संध्या का दिल टूट जाता है। वो बहुत परेशान होकर अपने घर के लिए निकल जाती है, लेकिन ज्यादा चिंता करने की वजह से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो सड़क के किनारे लड़खड़ाकर गिर जाती है। तभी वहां से गुजरता हुआ एक लड़का आकर उसे पकड़ लेता है। अरे क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? वो लड़का राजेश संध्या को पकड़कर पास के एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां वो संध्या को चाय पानी पिलाता है तो संध्या की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है। आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अब तो आपको चक्कर नहीं आ रहा? जी नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, अनजान होने के नाते वैसे मुझे आपसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे बड़ी परेशान लग रही हैं। अगर आप चाहें तो मुझे बता सकती हैं। राजेश के पूछने पर संध्या उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर राजेश हैरानी से उसकी तरफ देखता है। सिर्फ इतनी सी बात? आप इस बात के लिए इतना परेशान क्यों हैं? बल्कि मैं तो आपके बालों की वजह से ही आपको काम देने के बारे में सोच रहा था। मतलब यह है कि मेरी बहुत बड़ी कंपनी है और मुझे अपने हर प्रोजेक्ट के लिए अच्छी अच्छी मॉडल्स की तलाश रहती है। तभी मुझे एक शैम्पू की एड शूट करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस एड के लिए मैं एक ऐसी मॉडल को सेलेक्ट करूं जिसके नेचुरल बाल बड़े अच्छे हों, और आपके बाल तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी एड में काम करो। देखिए, आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि मुझे अपने बालों की 5 चोटियां बनानी पड़ती है। आप क्या इन 5 चोटियों में मुझे मॉडल बनाएंगे? लगता है आपने इसके हल के बारे में कभी सोचा ही नहीं। आपको 5 चोटियां बनानी है, लेकिन वो 5 चोटी हम किस तरीके से बनाते हैं ये हम पर निर्भर करता है। बस आप मेरे साथ चलिए। राजेश संध्या को अपने साथ ले जाता है। वो संध्या की हेयर स्टाइलिस्ट को कुछ समझाता है तो वो संध्या के बालों से एक ऐसा हेयर स्टाइल बनाती है जिससे उसकी 5 चोटियां भी बन जाती है और उसके बाकी बाल खुले और सुंदर नजर आते हैं।
अरे वाह, आपने तो मेरा बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है। इसमें मेरी 5 चोटी भी बन गई और मैं सुंदर भी लग रही हूँ। मैंने कहा था ना कि 5 चोटियां बनानी कैसे है, उसका तरीका तो हम पर निर्भर करता है। बन गया ना तुम्हारा अच्छा सा हेयर स्टाइल। चलो अब हम शूट करते हैं। राजेश संध्या के साथ शैम्पू की एड शूट करते हैं तो संध्या हर जगह अपने बालों की वजह से मशहूर हो जाती है। धीरे धीरे उसे काम के और भी प्रोजेक्ट मिलने लगते हैं, लेकिन राजेश मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। संध्या भी मन ही मन राजेश को पसंद करने लगी थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अपनी जिन 5 चोटियों की वजह से संध्या हमेशा परेशान रहती थी, आखिरकार उन्हीं 5 चोटियों की वजह से ही उसकी जिंदगी संवर गई थी। एक बार की बात है, एक गांव में सीमा अपनी माँ सुनीता के साथ रहती थी। एक गंभीर बीमारी के चलते सीमा के पिता का देहांत हो गया था। उसके पिता के जाने के बाद उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसके बाद सुनीता अपना घर खर्च चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करने लगी थी, परंतु इन सब से उनका गुजारा बड़ी मुश्किलों से हो पा रहा था। माँ, तुम कब तक इस तरह अकेले घर संभालोगी? मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अरे बेटा, तू अब से पहले मेरी तरह काम करके क्या करेगी? तो खामखा परेशान हो जाएगी। मैं सब अपने आप संभाल लूंगी। पर माँ, तुम इस तरह कब तक काम करोगी? तुम पूरा दिन इतनी मेहनत करती हो, सुबह से रात तक दूसरों के घरों का काम करती हो। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैं सब संभाल लूंगी, तू चिंता मत कर। सीमा हमेशा अपनी माँ को उसकी मदद करने के लिए कहा करती थी, परंतु सुनीता हर बार उसे ऐसा करने से मना कर देती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसकी तरह काम करे। माँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया बेटा? माँ, आजकल सभी ज्यादातर बाहर ही खाना खाते हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी अपना एक खाने का ठेला खोल लूं। पर बेटा, तू अकेले ये सब कैसे करेगी? तू परेशान हो जाएगी। नहीं माँ, इसमें भला परेशानी कैसी? और मुझे खाना ही तो बनाना है, इसमें भला कैसी परेशानी होगी? पर बेटा, पर कुछ नहीं माँ, मेरी बात समझो। मैं पूरी मेहनत करूंगी और देखना, हमारे घर की स्थिति भी इससे ठीक हो जाएगी। पहले तो सुनीता सीमा की कोई बात नहीं मानती, पर उसके ज्यादा जिद करने पर सुनीता उसकी बात मान जाती है। ठीक है, पर तुम किस खाने का ठेला लगाओगी? माँ, मैं सोच रही थी कि हर कोई बाहर का खराब खाना खाता है, जिसकी वजह से उनका पेट खराब हो जाता है, तो क्यों ना मैं खिचड़ी का ठेला लगाऊं? क्या ये आइडिया काम करेगा? हाँ माँ, जरूर करेगा। ठीक है बेटा, मैं तो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, पर तुझे जैसा ठीक लगे तो वैसा कर। उसके बाद सुनीता सीमा को कुछ रुपए दे देती है, जिनकी सहायता से सीमा अपना खिचड़ी का एक ठेला खोल लेती है। आज के मोमोज और चाट के दौर में ताजी ताजी मसालेदार खिचड़ी खाओ। अरे कैसी दी खिचड़ी? भैया, 10 रुपए प्लेट। अच्छा, जरा मेरे लिए 1 प्लेट लगा दो। जी, अभी लगाती हूँ। उसके बाद वो व्यक्ति खिचड़ी खाने लगता है। अरे वाह, ये खिचड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हर कोई खिचड़ी का नाम सुनकर नाक चढ़ा लेता है, पर तुमने तो बड़ी ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने खिचड़ी खाई है। शुक्रिया भैया। और इस तरह उस दिन के बाद से सीमा के ठेले पर बहुत सारी भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अरे वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने तो तुम्हारी सही ही तारीफ सुनी थी। तुम तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाती हो। हाँ भैया, ये खिचड़ी खाकर तो स्वाद आ गया। एक तो इतनी हेल्दी, ऊपर से इतनी स्वादिष्ट। जी, शुक्रिया भैया। उस दिन सीमा बड़ी खुश होकर घर पर जाती है। क्या बात है, आज तो मेरी बिटिया बहुत ही खुश है। माँ देखो, हमें कितना ज्यादा मुनाफा हुआ है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना मुनाफा भी होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा बिटिया, हमें तो बहुत मुनाफा हो रहा है। माँ, मेरे पास एक और आइडिया है। क्या आइडिया बेटा?
माँ सोचो, अगर मेरी सिंपल खिचड़ी इतनी मशहूर हो रही है और अगर मैं पनीर वाली अपनी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाऊंगी तो उसे लोग कितना ज्यादा पसंद करेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो। कल से तुम पनीर वाली खिचड़ी बनाना, इससे हमें और भी ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो। अब से मैं पनीर खिचड़ी वाली हूँ। उसके अगले दिन से ही सीमा पनीर वाली खिचड़ी बनाने लग जाती है। वाह बिटिया, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। तुम्हारी तो ये पनीर वाली खिचड़ी भी इतनी स्वादिष्ट है कि मन करता है बस बार बार खाते ही रहो। शुक्रिया काका। अगर आपको मेरी ये खिचड़ी इतनी पसंद ही आई है तो मैं आपको और खिचड़ी देती हूँ। आज ये खिचड़ी मेरी तरफ से होगी क्योंकि आज मेरा पहला दिन है और मैंने आज ही पनीर वाली खिचड़ी बनाई है। अरे वाह, खिचड़ी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। इस तरह उस दिन के बाद से सीमा के ठेले पर भीड़ और भी ज्यादा बढ़ती जाती है और सभी दूर दूर से उसकी पनीर वाली खिचड़ी खाने आया करते थे, जो कि अब बहुत मशहूर हो गई थी। उसके सामने ही एक कढ़ी चावल वाली का ठेला होता है जिसके पास ग्राहक बिल्कुल नहीं आते। अरे ये क्या, जब से इसने यहाँ पर ठेला खोला है तब से मेरी दुकान तो ठप ही हो गई है। अब तो मेरे सभी ग्राहक इसी के पास इसकी खिचड़ी खाने जाते हैं, और जाए भी क्यों ना, इसने जानबूझकर कम पैसे किए ताकि ये मेरे सारे ग्राहक छीन ले। मेरे पास तो पूरे दिन में एक भी ग्राहक नहीं आता। मैं भी 10 रुपए की प्लेट कर देती हूँ ताकि सब मेरे पास ही आए। उसके बाद रिया भी 10 रुपए प्लेट में कढ़ी चावल बेचने लगती है। आओ आओ जी आओ, बढ़िया कढ़ी चावल खाओ, बस 10 रुपए प्लेट में, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए प्लेट में। बेटी, क्या मुझे थोड़े से कढ़ी चावल खिला देगी? अरे हाँ हाँ माँ जी, आओ, सिर्फ 10 रुपए प्लेट है। बेटी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे जब पैसे नहीं हैं तो क्या तुम मुंह उठाकर आ गई हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से। अरे बेटा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और मैंने पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। कृपया करके मुझे थोड़ा खाना खिला दे, भगवान तेरा भला करेगा। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई फ्रीवी का खाना नहीं है। उसके बाद रिया उस बूढ़ी औरत को फटकार कर वहां से भेज देती है। ये सब होते हुए सीमा देख लेती है। अरे माँ जी, क्या बात है? बेटा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और मैंने पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दो। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपको खाना खिलाती हूँ। उसके बाद सीमा उस बूढ़ी औरत को अपने ठेले के पास लाकर उसे एक प्लेट में खिचड़ी डालकर देती है। ये लीजिए माँ जी, आप इसे खा लीजिए। शुक्रिया बेटा। खिचड़ी खाने के बाद, बेटा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे माँ जी, इसमें भला एहसान वाली क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे भोजन करवाने के लिए धन्यवाद। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से सीमा के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगती है, जिसे देखकर रिया बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। इस सीमा के पास तो इतने सारे ग्राहक आते हैं और मेरे पास पूरे दिन में एक भी ग्राहक नहीं आता। इसे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। उसके बाद सीमा जब खिचड़ी बनाकर थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है, तब रिया पीछे से आकर उसमें बहुत नमक और अजीब से मसाले मिला देती है और वापस अपने ठेले पर चली जाती है। उसकी थोड़ी देर बाद सीमा भी वापस आ जाती है। आओ, सभी गरम गरम पनीर खिचड़ी खाओ। अरे सीमा बिटिया, जरा मेरे लिए एक प्लेट पनीर खिचड़ी लगा दो। जी काका, अभी लगाती हूँ। अरे बिटिया, आज तूने कैसी खिचड़ी बनाई है, इसमें तो जरा सा भी स्वाद नहीं आ रहा। नहीं काका, मैंने तो बाकी दिनों की तरह ही खिचड़ी बनाई है। पता नहीं बिटिया, मुझे तो इसमें कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा। उसके बाद वो व्यक्ति खिचड़ी खत्म किए बिना ही उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर और व्यक्ति आ जाते हैं। तब सीमा सभी को खिचड़ी परोसती है,
पर हर कोई सीमा की खिचड़ी में कमी निकालता है और बिना खिचड़ी खाए ही वहां से चला जाता है। अरे, आज सभी को क्या हो गया है? आज तो हर कोई बिना खिचड़ी खाए ही वापस जा रहा है। लगता है आज मेरे बनाने में ही कोई कमी होगी। मैं कल फिर से अच्छे से खिचड़ी बनाऊंगी। अब आया ना मजा। अगले दिन सीमा आकर खिचड़ी बनाती है और रिया फिर से उसके खिचड़ी में वही मसाले डाल देती है। उस दिन फिर से वही होता है और हर कोई सीमा की खिचड़ी खाए बिना ही वापस जा रहा था। सीमा की खिचड़ी बेस्वाद होने के कारण अब हर कोई रिया के ठेले पर जाकर कढ़ी चावल खाने लगा था। वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज मेरे ठेले पर इतने सारे ग्राहक आए थे। इतने दिनों बाद फिर से ग्राहकों की लाइन लगी है। आखिरकार मैंने इस सीमा की बच्ची को सबक सिखा ही दिया। अब से मेरे रहते कोई भी इसकी खिचड़ी नहीं खाने वाला। अब सीमा के पास ग्राहक आने बंद हो गए थे। बेटी, मुझे लगता है कि हमें अपना ठेला बंद कर देना चाहिए। अब तो हमें कोई मुनाफा भी नहीं होता, ऊपर से हमें और भी नुकसान होने लगा है। नहीं माँ, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। एक बार फिर से प्रयास करूंगी। उस दिन के बाद से सीमा जितनी भी मेहनत करती, परंतु उसके ठेले पर कोई भी ग्राहक आता ही नहीं था। लगता है माँ बिल्कुल सही कह रही थी। मुझे ये ठेला बंद ही कर देना चाहिए। अब मेरे पास कोई भी ग्राहक नहीं होने वाला। उसके बाद सीमा अपना ठेला बंद कर देती है और फिर वो निराश होकर घर जा रही थी। तब उसे रास्ते में फिर से वही बूढ़ी औरत मिलती है जिसे उसने खिचड़ी खिलाई थी। अरे माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही है? अरे बेटी, मेरा ये सामान बहुत भारी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे घर पर कैसे लेकर जाऊं। माँ जी, मैं आपकी सहायता करती हूँ। उसके बाद सीमा सामान को लेकर उस बूढ़ी औरत की सहायता करती है और उसे उसके घर तक छोड़कर आती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। मैं जानती हूँ तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों थी। मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। क्या माँ जी? ये देखो बेटी, ये एक जादुई मसाला है। इसे तुम जब भी अपने खाने में डालोगी तो ये उस खाने को पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट बना देगा और फिर कोई भी उस खाने को बिना खाए नहीं रह पाएगा। धन्यवाद माँ जी। उसके बाद सीमा वो जादुई मसाला लेकर वापस आ जाती है और उसी दिन के बाद से पहले रोज अपनी पनीर वाली खिचड़ी में उस मसाले को डालने लगती है। उसके बाद से सीमा के पास फिर से ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी थी। ये सब देखकर रिया बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, मैं तो अभी भी इसके खाने में वही मसाला डालती हूँ, फिर भी ये सभी लोग इसका खाना खाने जा रहे हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ। रिया की तमाम कोशिशों के बावजूद हर व्यक्ति सीमा के पास उसकी पनीर वाली खिचड़ी खाने जाया करता था और रिया के पास एक भी ग्राहक नहीं आता था, जिसकी वजह से दुखी होकर रिया को अपना ही ठेला बंद करना पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिया की पनीर वाली खिचड़ी और पहले से भी ज्यादा मशहूर हो जाती है।